नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सितिया। मित्रों, राहुल गांधी ने कोई 8-10 महीने पहले ही जाति आधारित जनगणना का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया था। बल्कि उस समय उठाना शुरू कर दिया था जब इंडी अलायंस की पहली दूसरी मीटिंगें हुई थी और मुंबई की इंडी अलायंस की बैठक में यह मुद्दा उभर कर सामने आ गया था। उस समय नीतीश कुमार इनके साथ थे और यह माना जाता था कि लालू यादव और नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना का मुद्दा इंडिया अलायंस पर थोपा है। लेकिन अब यह पता चल रहा है कि यह सच पूरा सच नहीं है, अधूरा सच है। हाँ, तब यह क्लियर होना शुरू हो गया था कि इंडिया अलायंस और खासकर कांग्रेस आरक्षण को अपना चुनावी मुद्दा बनाएगी और इसके पीछे गहरा षड्यंत्र शुरू हो चुका था, जिसे ना तो मोदी समझ पाए, ना अमित शाह समझ पाए, ना भाजपा का कोई और दूसरा नेता समझ पाया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यह कहती रह गई कि वह लालू यादव और नीतीश कुमार की जाति आधारित राजनीति कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसके जवाब में सिर्फ यह कहती रही कि नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी जाति आधारित राजनीति के खिलाफ थे। बल्कि राजीव गांधी ने तो नारा लगाया था, ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। और इंदिरा गांधी के समय भी हमेशा यही हुआ कि जाति आधारित राजनीति करके चुनाव नहीं लड़ा गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता यह नहीं समझ सके कि उनकी इस जाति आधारित जनगणना के पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र था। बार बार जब कहा जा रहा था कि नेहरू ने जाति आधारित जनगणना बंद की, इंदिरा गांधी ने उसे चालू नहीं किया, उसे राजीव गांधी ने चालू नहीं किया, उसे नरसिम्हा राव ने चालू नहीं किया। और बल्कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की जा रही थी, उस समय राजीव गांधी ने इसका संसद में विरोध किया था और ये कहा था कि जाति आधारित जो ये आरक्षण है, ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। और लोकसभा की जिस बहस में राहुल गांधी ने जाति आधारित जनगणना को अपना मिशन बनाया था और बताया था कि वह यह इसे करके रहेंगे, उसी बहस का जवाब देते हुए मोदी ने 370 और 400 का नारा दिया था। अब नरेंद्र मोदी और भाजपा समझ ही नहीं सके कि उनका 400 पार का नारा ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आदिवासी, दलित और पिछड़ों को भड़काने का कारण बन जाएगा। और अब यही हो रहा है। ऊपर से मोदी ने अपने चुनावी भाषणों में यह कहना शुरू कर दिया कि उन्होंने 10 साल में जो काम किए हैं वह तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। 400 पार होंगे तो फिर वह पिक्चर दिखाएंगे। उन्हें उनके कहने का मतलब यह था कि वे कुछ और अधूरे काम पूरे करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पूरे काम गिनाने चाहिए थे। उन्हें बताना चाहिए था कि वह कौन सी पिक्चर बनाना चाहते हैं, कौन सी पिक्चर दिखाना चाहते हैं और ट्रेलर से बड़ी पिक्चर वह क्या है। यही कांग्रेस के षड्यंत्र का मुद्दा बन गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी पिक्चर की पोल नहीं खोली, उसका मजमून नहीं खोला। मोदी अगर यह बता देते कि उनका एजेंडा क्या है, 400 पार के बाद वे क्या क्या काम करेंगे जो अधूरे रह गए हैं, जो उन्हें पूरा करने के लिए बड़ा बहुमत चाहिए। अगर वे कह देते कि आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे, अगर वे कह देते कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, अगर वे कह देते कि जनादेश के बूते पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वापस लेंगे, तो कांग्रेस और इंडिया अलायंस का संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र वहीं पर दम तोड़ देता। मोदी ने जैसे ही पिक्चर अभी बाकी है कहा, वैसे ही कांग्रेस को षड्यंत्र का मौका मिल गया। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के घटक दलों ने मोदी के इसी जुमले को अपने ढंग से परिभाषित किया। कहां परिभाषित किया? उन जातियों के बीच में जाकर के एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग में साइलेंट मैसेज दिया गया कि मोदी 400 सीटें पाकर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बदल देंगे और आरक्षण को खत्म कर देंगे। खासकर दलितों और आदिवासियों में संविधान का मतलब आरक्षण ही है। असल में नरेंद्र मोदी के आने के बाद ये तीनों वर्ग भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है।
वह जमाना गया जब जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी अपर कास्ट की पार्टी मानी जाती थी। अब यह ओबीसी की सबसे बड़ी पार्टी है। नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी। कांग्रेस ने इन तीनों वर्गों को गुमराह करने के लिए हर तरीका इस्तेमाल किया, जिसकी पोल तब खुली जब 6 अप्रैल को राहुल गांधी का हैदराबाद में दिया गया भाषण सामने आया, जिसमें उन्होंने ये दोनों बातें कही थी। उसके बाद से मोदी ने कहना शुरू किया कि संविधान को वह तो क्या, डॉक्टर अंबेडकर भी आ जाएं तो वह भी अब नहीं बदल सकते। और ये बड़ी बात उन्होंने कही, एक तरह से बड़ा जवाब दिया राहुल गांधी का। ये जो प्रचार किया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी आकर के संविधान बदल देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे, तो उसका एक बड़ा जवाब मोदी ने दिया। और इससे बड़ा जवाब नहीं हो सकता था कि डॉक्टर अंबेडकर भी अब आकर के इस संविधान को नहीं खत्म कर सकते। कांग्रेस का काम मोदी को डिफेंसिव करना था और मोदी डिफेंसिव हो गए। अब तक यही धारणा थी कि जो डिफेंसिव होता है वो हारता है। हालांकि सोशल मीडिया के युग में अब टीवी और अखबारों की मोनोपोली नहीं रह गई है और वे जितना बताना चाहें उतना दिखाते और बताते थे। अब झूठ ज्यादा देर तक चलता नहीं है और अगर जल्द ही डैमेज कंट्रोल कर लिया जाए तो डैमेज कंट्रोल हो भी जाता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है। अभी तो 2 दौर की वोटिंग हुई है, 5 दौर की वोटिंग बाकी पड़ी है। सही समय पर पता चल गया कि षड्यंत्र क्या चल रहा था। संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का यह हथियार कोई नया नहीं है। 2019 के राहुल गांधी के और अरविंद केजरीवाल के भाषणों में भी ये दोनों बातें शामिल थी, लेकिन इस बार षड्यंत्र ज्यादा गहरा था। उसकी समझ तब आई जब 28 अप्रैल को अमित शाह का एक फर्जी वीडियो सामने आया, जिसे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता अपने एक्स हैंडल से वायरल कर रहे थे। और इस वीडियो को एसटी, एससी और ओबीसी को गुमराह करने के लिए उन वर्गों में फैलाया जा रहा था। अमित शाह के भाषण का ऑडिट करके वीडियो बनाया गया, जिसमें अमित शाह कह रहे हैं कि तीसरी बार सत्ता में आने के बाद एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे। जबकि उन्होंने कहा यह था कि एससी, एसटी और ओबीसी का हक मारकर जिस तरह कर्नाटक में और तेलंगाना में कांग्रेस ने मुसलमानों को आरक्षण दिया है, सारे मुसलमानों को ओबीसी में शामिल कर लिया गया है। वह मुसलमानों का आरक्षण खत्म करके एससी, एसटी और ओबीसी को उनका हक वापस दिलाएंगे। यह था ओरिजिनल वीडियो, लेकिन उसमें से काट के यह कर दिया गया कि सत्ता में आने पर एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे। इस झूठे वीडियो से साफ पता चलता है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी झूठी अफवाहें फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। वक्त रहते 30 अप्रैल को धड़ाधड़ एफआईआर दायर हुई और उन सभी ने अपने अकाउंट बंद करने और वीडियो हटाने शुरू कर दिए जिन्होंने झूठ का प्रचार शुरू किया था। एक्स को शिकायत की गई तो एक्स ने भी वो सारे वीडियो हटा दिए हैं। झूठ का प्रचार करने वालों में सबसे बड़ा नाम तेलंगाना के मुख्यमंत्री का है, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उन्हें 1 मई को दिल्ली पुलिस ने बुलाया भी था, लेकिन वे नहीं आए। लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। इसी तरह अरविंद केजरीवाल एक झूठे वीडियो को शेयर करके सुप्रीम कोर्ट में जाकर के माफी मांग चुके हैं। देखते हैं झूठ का प्रचार चुनावों पर कितना असर करता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।